नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। प्रयागराज में दबंग दरोगा की गुंडागर्दी, ऐसी गरीब किसानों पर दबंग दरोगा ने दबंगई दिखाई। किसानों की सब्जियों को अपनी जीप से रौंदकर बर्बाद कर दिया। भीड़ भगाने के लिए दरोगा ने सब्जी मंडी में दौड़ाई जीप। दबंग दरोगा की हरकत से घूरपुर सब्जी मंडी में इस वक्त अफरा तफरी मची। पुलिस जीप से किसानों की सब्जी कुचलने का यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस जीप से किसानों की सब्जी कुचलने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज में दबंग दरोगा की गुंडागर्दी करीब किसानों पर दिखाई गई दबंगई। और जरा दबंगई की तस्वीर तो देखिए। दबंगे भी ऐसी कि किसी की रोजी रोटी को कुचल दिया, किसी की मेहनत को कुचल दिया और जरा दर्द भी नहीं हुआ। अपनी शोहरत का कुछ ऐसा इस्तेमाल। आलोक मालवीय जुड़ गए हमारे साथ, मेरे सहयोगी। आलोक, ये तो हैरत की बात है कि दरोगा ने इतना बुरा व्यवहार किया लोगों के साथ भी। उनकी मेहनत की इस सब्जी को कुचलकर उसे रत्ती भर दर्द तक नहीं हुआ। जी पूजा, देखिए जिस तरह से जो गरीब मजलूम लोग हैं वो अपनी वहां पर दुकानें लगाते हैं। घूरपुर का बाजार है और बाजार के बगल में सब्जी की दुकान लगती है सड़क के किनारे, जो कि सरकार से चिन्हित जगह है। और उसी जगह पर इन लोगों ने सब्जी की दुकानें लगा रखी थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी वहां पर किया जा रहा था, जैसा कि स्थानीय लोगों ने हम लोगों को बताया। लेकिन उसके बाद भी जो ये दरोगा जी हैं वो दरोगा जी दबंगई लेकर पहुंचे हैं। दबंगई के साथ उन्होंने पूरे जो लोग थे उनको ना देखते हुए गाड़ी दौड़ा दी है। जैसे अंग्रेज बर्बरतापूर्ण रवैया इख्तियार करते थे हिंदुस्तानियों के साथ, वही प्रयागराज में घूरपुर थाना अंतर्गत थाने से कुछ ही दूरी पर देखने को मिला है। जिसके बाद ये बात की भनक जब एसएसपी को शिकायत मिली है तो एसएसपी ने सीधे तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद जो दरोगा जी हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया और इस पर एक बड़ी जांच बैठाल दी है। क्योंकि ये विभत्स करने वाला वीडियो था और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता है, वो काफी आक्रोशित है जिस तरह से इनको इस वीडियो को देखने को मिला है। और जिस तरह से जो सब्जी के विक्रेता है, छोटे दुकानदार हैं, उनको इस बारे में शिकायत की गई है। जी पूजा, अभी तक कार्रवाई स्वरूप लाइन हाजिर किया जा चुका है दरोगा को? जी बिल्कुल, ये जो एसआई है सुमित आनंद इनका नाम है और ये काफी दबंग किस्म के दरोगा बताए जाते हैं और जहां भी रहे हैं वो इसी तरह का रवैया इख्तियार किए रहते थे। लेकिन जो ये इन्होंने अंग्रेजों की जैसे बर्बरतापूर्ण रवैया रहता था उस तरह का रवैया यहाँ पर इख्तियार किया हुआ था, जिसको लेकर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने त्वरित कार्रवाई की है। और त्वरित कार्रवाई करने के साथ जो पुलिस की छवि है उसको सुधारने का प्रयास किया है और तुरंत इनको लाइन हाजिर करते हुए इन पर कड़ी जांच बैठाल दी गई है और दोषियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करने की बात एसएसपी ने कही है। जी पूजा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, रवैया इन साहब का ऐसा ही रहा है पहले से। भीड़ भगाने के लिए दरोगा ने सब्जी मंडी में जो अपनी ये तस्वीरें हैं जरा देख सकते हैं आप, किस तरह से जीप यहां पर दौड़ाई है, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल इस वक्त देखने को मिला जब ये पूरी कार्रवाई उनके द्वारा की गई। खबर गाजियाबाद से, जहां पर राशन डीलर पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राशन के बदले अवैध संबंध बनाने का डीलर दबाव बनाए, पीड़िता के ऐसे आरोप हैं। महिला से राशन डीलर की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध संबंध बनाने के बाद अन्य सुविधाएं देने की बात कही। थाना भोजपुर में महिला ने राशन डीलर के खिलाफ तहरीर लिखवाई है। गाजियाबाद पुलिस ने जांच के बाद पीड़ित महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़िता की तहरीर के बाद थाना भोजपुर पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। थाना भोजपुर के अंतर्गत एक राशन डीलर का एक महिला के साथ अभद्र बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संदर्भ में अभी तहरीर प्राप्त हुई। तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना शिवम गौतम है संवाद गाजियाबाद से। शिवम, मामले में क्या कुछ अपडेट है फिलहाल?
थाना भोजपुर क्षेत्र से सामने आया है कि जिस तरीके से महिला ने राशन डीलर पर आरोप लगाया है कि उसने राशन देने के बहाने अवैध संबंध बनाने का उसने प्रयास किया। उसके बाद उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज जांच कर रहे हैं। वहीं राशन डीलर का भी साफ तौर से कहना था कि पुरानी रंजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। पर ऑडियो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाली निशान खड़ा करती है कि जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में सभी कोरोना वॉरियर्स अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे में राशन डीलर भी लगातार कोरोना वॉरियर्स के तहत काम कर रहे थे, आम जनता तक खाना पहुंचा रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे। ऐसे में जो नई ऑडियो जारी होती है तो कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़ा करता है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या निकल कर आता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। पीड़िता की तहरीर पर फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन हैरत की बात है, कोरोना काल में एक तरफ जहां हर किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया, वहां पर इंसानियत को कत्ल करने के लिए भी कुछ लोग बैठे हैं। और वहीं मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। नाली सफाई को लेकर दो पक्षों में हुआ संघर्ष। खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के 6 लोग घायल हुए। दोनों पक्षों के बीच हुआ जमकर पथराव। पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रामराज थाना क्षेत्र के हासमपुर का मामला है। खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के 6 लोग घायल हुए। तस्वीरें आप देखिए, नाली सफाई को लेकर ही दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में पत्थरबाजी शुरू हो गई। सचिन जौहरी संवाददाता हमारे में। सचिन, क्या कुछ कार्रवाई हुई मामले में अभी तक? देखिए, आपको बता दूं कि मामूली विवाद हुआ था नाली को लेकर, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में काफी मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल जो घायल हुए उनको जिला चिकित्सालय में पहुंचा दिया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। और अब दोनों की तरफ से अब पुलिस शिकायती पत्र ले रही है और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष सिर्फ नाली की सफाई को लेकर इतना ज्यादा बढ़ गया कि खून खराबा तक बात आ गई और उसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। और मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 9,733। उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है 3,828। अब तक 5,648 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 257 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 502 नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ संवाददाता। एसके, उत्तर प्रदेश में तेजी से आंकड़ों में अब इजाफा हो रहा है। अब तक देख रहे थे कि फिर भी 50, 60, 100 तक केसेस आते थे, लेकिन अब तो 300 का आंकड़ा भी पार करता है दिन में उत्तर प्रदेश में कोरोना का ये आंकड़ा। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को देखें तो 75 में से 50 जिले ऐसे हैं जिनमें आज नए केस निकलकर सामने आए हैं और अब तक की सर्वाधिक संख्या केसों की उत्तर प्रदेश में आज पिछले 24 घंटों में बढ़ी है। 502 नए केस हैं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से निकलकर सामने आए हैं। जो उत्तर प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या है वो 9,733 हो चुकी है। हालांकि 5648 मरीज ऐसे भी हैं जो डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 3828 हो गई है। 257 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो इस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर केस निकलकर सामने आए। खास तौर पर अगर हम आज के आंकड़े की बात करें तो 502 नए केसेस हैं पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश को। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बजे तक का आंकड़ा है, अभी 7 बज रहा है, 4 घंटे और हो चुके हैं। तो अभी कितने मरीज इन 4 घंटों में बढ़े होंगे उसका आंकड़ा फिलहाल आने वाले 24 घंटों बाद आएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मरीजों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात करें तो ऐसे हालातों में इन बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर क्या आने वाले दिनों में कुछ सख्ती की जा सकती है? क्योंकि अब तो देख रहे हैं अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब तमाम एहतियात के साथ में जिंदगी का गुजर बसर करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल किस तरह की चर्चाएं हैं प्रशासनिक स्तर पर?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हर 24 घंटे में समीक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति है, तो आज की समीक्षा बैठक में भी ये सारे बिंदु रखे गए थे। तो निश्चित है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कई जिले जहां से बड़े पैमाने पर केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर नए प्रतिबंध देखने को मिले, या फिर 8 तारीख से बहुत सारी और रियायतें होने जा रही है, जिसमें धार्मिक स्थलों समेत और भी कई ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें छूट दिए जाने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं उन पर जरूर रोक लग सकती है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां से बड़े पैमाने पर केस निकल के आए हैं। अगर हम बिजनौर में देखेंगे तो 19 केस आज नए आए हैं, संभल में 10 केस नए हैं। वहीं अगर हम कानपुर की बात करें तो सर्वाधिक 48 केस नए निकल के आए हैं। नोएडा में भी 51 नए केस हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो जिले हैं जहां से बड़े पैमाने पर पहले भी केसेस आ रहे थे, वो बीच में थोड़ा सा ये क्रम रुका था, लेकिन आज दोबारा से नए केसेस निकलकर सामने आए। तो निश्चित है कि जो 8 तारीख से बहुत सारी और रियायतें मिलने वाली हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे भी खुलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन जिलों में हो सकता है कि अलग से प्रतिबंध लागू हो और यहाँ पर इतनी रियायतें फिलहाल ना मिले, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ये साफ किया था कि जिन जिलों की स्थिति जैसी होगी, जिला अधिकारी या जिला प्रशासन वहां की स्थिति के हिसाब से क्या रियायतें दी जाए उसको तय करेगा। तो निश्चित है कि अब गेंद जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के पाले में है। तो ऐसी स्थिति में कि उन जिलों में जरूर बहुत ज्यादा रियायत बनने की उम्मीद नहीं है जहां से इस तरीके के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाके बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आवागमन लोगों का हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें पहले कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में 4 दिन बाद, 6 दिन बाद अगर सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस दौरान वो व्यक्ति किससे मिला, कितनों से मिला, ये बड़ा सवाल है। और उसको उस सोर्स को ढूंढ पाना जहां से पहला केस चला था, ये भी अब स्वास्थ्य विभाग के लिए ट्रिकी होता जा रहा है। अगर हम अभी 2 दिन पहले की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेरठ गए थे, और मेरठ में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान भी बाद में उन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो एहतियात के तौर पर उनको भी होम क्वारंटीन होना पड़ा है। वो भी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस तरह से गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना का कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है। आंकड़ा 500 के पार हो चुका है। 51 नए केसेस सामने आए हैं गौतम बुद्ध नगर में। 292 इनमें से एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस गौतम बुद्ध नगर में ही हैं। गौतम बुद्ध नगर में 309 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 292 इस वक्त एक्टिव केस हैं। यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज गौतम बुद्ध नगर में ही हैं। गौतम बुद्ध नगर में 309 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और आंकड़ा 500 पार हो चुका है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में 51 नए केसेस सामने आए हैं। विनायक गुप्ता हैं संवाददाता हमारे साथ। विनायक, 51 नए केसेस सामने आए, इनके बारे में क्या कुछ ज्यादा डिटेल्स हैं आपके पास? जी, आपको बता दूं कि नौकड़ा लखनऊ की तरफ से जो है कोरोना के मरीज का आंकड़ा अभी आया है, उसमें 51 जो है नोएडा के नए मरीज सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में आंकड़ा लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। आज भी जो है शारदा यूनिवर्सिटी में जो कोविड-19 का हॉस्पिटल है, वहां पर 2 लोगों की डेथ हो गई है। कहीं ना कहीं जो है गौतम बुद्ध नगर में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की देखें तो कल भी 12-13 केस एक साथ सामने आए थे। जो आज है कम से कम 13 मरीज 51 का जो आंकड़ा है वो निकल करके आया है। और गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अभी तक यहाँ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। कहीं ना कहीं डीएम पता नहीं किस चीज को लेकर के आंकड़ा जो है टाइम से जारी नहीं करते। लखनऊ से जारी हो जाने के बाद वो उनकी तरफ से जो आंकड़ा जारी होता है उसमें भी कम निकल के आते हैं। जी ठीक है, यानी जानकारी छुपाई जा रही है जिले की। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर ही यहाँ के डीएम को चेंज किया गया था। यहाँ के सीएमओ को 2-2 बार चेंज किया गया, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का कोहराम लगातार बरप रहा है। वहीं गाजियाबाद में कोरोना का कोहराम ऐसा कि यहाँ कोरोना के 19 नए केसेस सामने आए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव मरीज 130 हैं। गाजियाबाद में कोरोना से अब तक 9 जाने जा चुके हैं। गाजियाबाद में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में कोरोना का कोहराम लगातार बरप रहा है। मुजफ्फरनगर में फिर से कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है। मुजफ्फरनगर में 4 नए केसेस मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 57 है। मुजफ्फरनगर में ही 4 और नए संक्रमित मामले मिले, जिसके बाद से हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। और देखिए, जो आंकड़े हैं इस वक्त शाम 6 बजे तक के आंकड़े हैं, क्योंकि फिलहाल वक्त में बदलाव किया गया है। पहले आंकड़े 3 से 4 के बीच जारी किए जाते थे, लेकिन अभी फिलहाल 6 बजे तक आंकड़े जारी किए जाते हैं। और अभी 6 बजे तक के ये आंकड़े, जिनमें मुजफ्फरनगर में 4
नए केसेस सामने आए हैं और जिसके बाद से हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है मुजफ्फरनगर में भी। और खबर लखनऊ से, सिंचाई विभाग के चीफ के सभी पद खाली हैं। बाढ़ सुरक्षा के उपाय कराने वाले सभी जिम्मेदारी वाले पद खाली हैं। सरयू, गंडक, यमुना, रामगंगा, यहां तक कि शारदा और मध्यगंगा पर नजर रखने वाले जो अधिकारी हैं उनके पद खाली हैं। सभी प्रमुख नदियों पर नजर रखने वाले मुख्य इंजीनियर स्तर 2 के पद खाली हैं। फील्ड में सबसे अहम होने के बाद भी मुख्य इंजीनियर स्तर 2 पद खाली है। पिछले 3 साल से डीपीसी की बैठक न होने के कारण ये महत्वपूर्ण पद खाली है। फील्ड में विभिन्न कार्यों के साथ साथ योजनाओं के डिजाइन की प्लानिंग करते हैं। कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी से लेकर क्वालिटी तक का दायित्व है। परियोजनाओं से लेकर मंडलों में इस पद के खाली होने से कार्य रुका हुआ है। विभाग के ऐसे महत्वपूर्ण पद प्रदेश भर में 2 वर्षों से खाली। नतीजा, पूरे विभाग का कामकाज अस्त व्यस्त स्थिति में पहुंच चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में मलाईदार महकमों में एडिशनल चार्ज का खेल चल रहा है। एक अफसर को तकरीबन 3 से 4 चार्ज, खाली पदों पर डीपीसी टालने का यह पूरा खेल चल रहा है। लखनऊ में बैठकर अफसर गोरखपुर के संवेदनशील चार्ज को देख रहे हैं। संवेदनशील चार्ज एक विभागीय मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में अब तक हट चुके, नहीं सुधरता यूपी का सिंचाई विभाग। और आइए आपको एक बार सिंचाई विभाग में उच्च स्तर पर पदों की स्थिति भी साफ कर देते हैं। लेवल 2 के मुख्य अभियंता के कुल पद हैं 36, जिसमें फिलहाल लेवल 2 के मुख्य अभियंता के कुल पद जो 36 है, में फिलहाल 28 पद खाली हैं। मुख्य अभियंता लेवल 1 के कुल पद 12 हैं, उसमें से फिलहाल 3 पद खाली हैं। प्रमुख अभियंता के कुल पद 3 हैं, जो कि फिलहाल सभी खाली हैं। स्थिति यह है कि सिंचाई विभाग में उच्च स्तर के पदों की बरसात का मौसम सर पर खड़ा है। बाढ़ का खतरा हर साल की तरह मंडरा रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग इन प्रमुख नदियों पर नजर रखने वाले जिम्मेदार पद के लिए माकूल लोग कुर्सी पर बैठा ही नहीं पा रहा। इटावा के सुशीला देवी हॉस्पिटल के नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. सिंह ने न्यूज वन इंडिया के माध्यम से जनता से अपील की है। डॉक्टर डी.के. सिंह ने अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। फिलहाल इस वक्त में एक दूसरे से दूरियां बनाकर हम कोरोना को खत्म कर सकते हैं। साथ ही छोटे बच्चों के लिए कोरोना से बचाव के मंत्र और टिप्स भी डॉक्टर डी.के. सिंह ने शेयर किए हैं। हमारे संवाददाता चंचल दुबे ने डॉक्टर डी.के. सिंह से की है खास बातचीत, सुनिए। समय जो परेशानी चल रही है कोविड-19 कोरोना, ये लगभग सभी उम्र के लोगों में इसका इन्फेक्शन हो रहा है। इसका इन्फेक्शन बच्चों में भी होता है 18 साल से नीचे। ज़्यादातर बच्चों में सिम्टम बहुत ही कम आते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार हो सकता है। गंभीर परेशानी उतनी नहीं आती जितनी कि 60 साल के ऊपर के लोगों में, या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमार के लोगों में आती है। ज़्यादातर बच्चे इस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। इसमें मृत्यु दर बच्चों में इस बीमारी की वजह से बहुत ही कम। देखिए, 3 मुख्य उपाय हैं। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि टीवी पे बताया जाता है, सभी विशेषज्ञों द्वारा भी बताया गया कि आप 6 फुट की दूरी आपस में रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह आप न जाएं। अननेसेसरी यात्रा न करें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो। यदि आपको सामान्य सर्दी, जुकाम या वैसी कोई परेशानी है, छोटी मोटी परेशानी है, उसके लिए भी अस्पतालों पर सलाह न लेके ऑनलाइन टेलीमेडिसिन से सलाह ले लें। भीड़ भाड़ वाली जगह न जाए। दूसरा यह है कि मास्क आप लगाएं जब भी आप घर से बाहर निकले। मास्क। प्रतापगढ़ में सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत हो गई। कंटेनर स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हुई। हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। राजस्थान से बिहार जा रहे थे स्कॉर्पियो सवार लोग। सीएम योगी का निर्देश है घायलों को बेहतर इलाज दिया जाए।
और देखिए इसी को लेकर ट्वीट भी किया है, जरा देखिए ट्वीट में वो किस तरीके से लिख रहे हैं। हर नागरिक राष्ट्र की अमूल्य निधि है। जनपद प्रतापगढ़ में हुई सड़क दुर्घटना के दुखद समाचार से मन व्यथित है। घायल हुए लोगों का समुचित उपचार हो रहा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। फतेहपुर में अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। यहां गौशाला पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गायों की पूजा की और फिर चारा खिलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी की लंबी उम्र की कामना भी की। देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने तो पौधारोपण किया, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और आमतौर पर जन्मदिन पर वो कोई उत्सव नहीं मनाते हैं। आज उनके पार्टी के जो समर्थक हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो उनकी जन्मदिन के मौके पर लंबी उम्र की कामना करते हुए गायों की सेवा कर रहे हैं। गौशाला में पहुंचकर गायों की पूजा की और साथ ही साथ उनको चारा भी खिलाया। और वैसे भी कहा जाता है शास्त्रों में कि गाय की पूजा सर्वस्व है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा खिलाकर सीएम योगी की लंबी उम्र की कामना की।